So good morning to all of you. Good morning, students. Today we are going to start third book. So welcome all of you. Welcome है आप सभी का थर्ड बुक में अकाउंट्स की, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चा सबसे पहले मन में बच्चे के क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है सर, इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, आपने 11th में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे, याद आ रहा है बेटा? पढ़ा था ना 11th में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट वो किसके हिसाब से पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से। सोल प्रोप्राइटर क्या करता है ईयर के एंड में? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। बट अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो कंपनी पता है ईयर के एंड में दो चीजें बनाती है। पहला, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग P&L, कंबाइंड नेम, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L, which is a combination of trading and P&L account, and another one is balance sheet. दोनों का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। It's not like 11th कॉमर्स, it's not like 12th पार्टनरशिप। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपने कुछ हद तक देखा भी है, वर्टिकल फॉर्मेट होता है, वर्टिकल, राइट बेटा? SPL का भी वर्टिकल, सबसे ऊपर ऊपर सेल्स। सेल्स में से आप फिर सेल्स पे नहीं बोलते, कंपनी इंस्टेड ऑफ सेल्स वर्ड यूज करती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, RFO। एड अदर रेवेन्यू, अगर इधर उधर की कुछ कमाइयां हैं, जिससे आप 11th में बोलते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम या गेन, GAIN, गेन, याद कीजिए बेटा। यहाँ पर एड अदर इनकम, फिर आता है टोटल RFO, फिर हम लिखते हैं एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाते हैं। और एक्सपेंसेस में भी हमने क्या किया, कुछ कैटेगरीज बना दी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस को नहीं एक्सप्लोर किया। वही सेम मैनर है कि हम मेन SPL जो है, which is a combination of trading and P&L account, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। और इसके अंदर का जो मसाला है वो नोट्स टू अकाउंट्स, वो नोट्स टू अकाउंट्स में। और इसकी थोरो नॉलेज के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा, जो अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे। द रीजन, उसमें थोड़ी सी उलझने ज्यादा है, वो इजी, लेकिन जो मेन चैप्टर है जहां आपको मेन मेहनत करनी है, दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। अच्छा, इस चैप्टर की खास बात बताऊं बेटा मैं आपको, बिल्कुल इग्नोर मत करना इस चैप्टर को। यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये चैप्टर बच्चा पहली बार पढ़ रहा है 12th में, सेकेंड टाइम पढ़ेगा अगर वो बीकॉम या BBA करता है। तो बीकॉम में तो आई एम डैम श्योर इट इज इन सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर में रेशियो एनालिसिस फिर दिखेगा। फिर अगर आपने मान लीजिए MBA किया, MBA इन फाइनेंस, तो वहां पर आपको फिर से रेशियो दिखेगा। आप सोचिए, मैंने भी अपनी लाइफ में ये चैप्टर 3 टाइम्स पढ़ा है। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं क्या है, अगर MBA की बात करूं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर अगर रेशियो एनालिसिस दिखता है तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50-60% ही होती है, लेवल काफी हाई होता है। बीकॉम सेकेंड ईयर की बात करूं, वहां पे प्रोबेबिलिटी 70-80% तक जाती है कि बच्चा क्वेश्चन सही करेगा। और 12th की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी 100% जाती है, क्योंकि यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता। क्या है अकाउंटिंग रेशियोज, आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अलग अलग रेशियोज हैं, 15 to 16 रेशियोज हैं जो आपको याद करने हैं, और इजीली याद हो जाते हैं अगर आप पॉजिटिव सोचें तो। सच कह रहा हूं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है चैप्टर, बट दिस ईयर ये थोड़ा हार्ड है। द रीजन, हम आपसे छोटा छोटा कैसा भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। लास्ट ईयर तक क्या था, फिर भी इतना लिमिटेशन नहीं, लिमिटेशन था कि हाँ भाई, बच्चों ने हर एक वेराइटी के 2-2 फॉर्मूले देख लिए, क्वेश्चन कर लिए 2-2 4-4 हर एक फॉर्मूले का, टेंशन खत्म। बट अब ऐसा नहीं, हम आपसे छोटा से छोटा कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉलेज। स्टूडेंट्स, द मेन पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस रेशियोज कैन बी अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, देखिए, इंटरनल, कंपनी अपने इंटरनल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अलग अलग रेशियोज सर्च करती है, राइट? अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट करती है। सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, मेन पर्पस? टू लोकेट द वीक स्पॉट्स ऑफ बिजनेस व्हिच नीड मोर अटेंशन। कहां पे कमी चल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। अब मेरी बात सुनना, ये अभी जो मैं रीड आउट कर रहा हूं ये इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आपको मैं 1-2 रेशियोज करा दूंगा तब आपका दिमाग चलने लगेगा, आप कहेंगे हाँ सर अब समझ में आ रहा है कि आखिर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज हेल्पफुल इन डूइंग कंपैरेटिव स्टडी।
इट इज हेल्पफुल इन डूइंग कंपैरेटिव स्टडी। एक एग्जांपल लेता हूं, एक छोटा सा रेशियो एक्सप्लेन करता हूं मैं आपके सामने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सुना था बेटा आप सभी ने? हैंड रेज करके बता सकते हैं? लास्ट ईयर एक चैप्टर में आपने ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड सुना था क्या बेटा? एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड? ग्रॉस प्रॉफिट, गुड। कौन सा चैप्टर था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट, है ना? बस इतना सा काम था ना। अब कंपनीज के अकॉर्डिंग देखिए, कंपनी आपको 2 इयर्स का डेटा दे रही है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और आपसे उम्मीद करिए जीपी रेशियो कैलकुलेट करो। ये करना है इस चैप्टर में हमें, राइट? सपोज लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था 20% और करंट ईयर का है 30%। तो क्या आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे? अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर सी, क्या लगेगा? कंपनी की परफॉर्मेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़िया है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। बस यही सब काम है। इसका मेन पर्पस प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं है बच्चों। इस चैप्टर का मेन पर्पस है अलग अलग सेगमेंट के थ्रू पता लगाना कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कहां पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, कहां पे बुरा परफॉर्म कर रही है। नंबर डी, टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस ऑफ द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अरे सर, ये 4 भारी भारी नाम क्या दिख रहे हैं? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, ये चैप्टर मेन 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ये चैप्टर मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसमें पहली कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशियोज, सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियोज, सर 18, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। चलो इन सब के मीनिंग बता दूं मैं आपको शॉर्ट में। लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब समझो, टू चेक आउट द शॉर्ट to check out the short term, to check out the capability, to check out the capability of a company in paying short term loans। ध्यान से सुनना, मैंने वर्ड क्या यूज किया? एक कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लोन को पे करने में क्या कैपेबल है या नहीं है। सर ये कैसे पता चलेगा? फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट 2 रेशियोज। पहला कौन सा दिख रहा है बच्चों, बताइए? करंट रेशियो। दूसरा कौन सा दिख रहा है? क्विक रेशियो। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला अगर आपको 1 मिनट में मैं बताऊं तो आप कहेंगे सर इट इज वेरी इजी। द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो इज CA अपॉन CL। अरे सर ये तो हमने 11th में भी पढ़ा था, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इट इज वेरी इजी, आप नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो सेम टाइम। लेकिन बच्चों ये इतना भी इजी नहीं होगा। भले आपको करंट असेट पता है, भले आपको करंट लायबिलिटीज पता है, आप ये इजीली हो सकता है कैलकुलेट कर ही ना पाए। सर क्यों सर, ऐसा क्यों? अभी बताता हूँ विद इन अ मिनट टाइम बेटा, जस्ट वेट। एक और रेशियो दिख रहा है इसके नीचे, एक और रेशियो दिख रहा है बेटा। कौन सा दिख रहा है? क्विक रेशियो। द फॉर्मूला ऑफ क्विक रेशियो इज लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अरे वाह सर, ये भी इजी है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सर लेकिन इससे बेनिफिट क्या है? हम पता लगा पाएंगे कि क्या हमारी कंपनी के पास बराबर पैसा रहता भी है या नहीं रहता। और इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना है? हमें चेकआउट करना है कि क्या ये रेशियो आइडियली सही आ रहा है। जैसे मे बी आप में से कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने आपको कहा कि बेटा देख, ज्यादा नहीं, 70% तो ले ही आना, आइडियल रहेगा, अच्छा रहेगा। मे बी कुछ पेरेंट्स ने कहा बेटा 90% तो ले आना, इतना तो आइडियल बनता भी है। हर एक का आइडियल अलग अलग होता है, राइट बेटा? तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या दिख रहा है बच्चों? एक बात बताइए, बताइए अनम्यूट करके, क्या दिख रहा है आप सभी को करंट रेशियो का आइडियल रेशियो? यस बेटा, यस, एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन? नहीं, करंट रेशियो का क्या दिख रहा है बच्चे? करंट रेशियो का 2:1। और लिक्विड रेशियो का? लिक्विड, अरे सर लिक्विड तो कहीं लिखा ही नहीं है सर, ये तो क्विक लिखा है। बच्चों जैसे आपके 2-3 नाम हो सकते हैं घर पे, हो सकते नहीं है, होते हैं इनफैक्ट, राइट बेटा? राइट। आप चाहे तो मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं आफ्टर द क्लास। मेरे भी हैं बेटा, हर एक बच्चे के होते हैं, पेरेंट्स रखते भी हैं, है ना? और बॉयज के तो बहुत प्यारे प्यारे होते हैं जब वो उल्टे काम करते हैं और पेरेंट्स बहुत प्यार से बुलाते हैं, राइट? तो मैं अभी लेना नहीं चाहूंगा क्लास के सामने सबके नेम्स,
मुझे अपने भी नहीं लेने चाहूंगा डेफिनेटली। तो जो सेकंड रेशियो दिख रहा है क्विक रेशियो, इसके एक दो और नाम भी हैं। इसको हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, राइट बच्चों। इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। आपको अच्छा लगे ना लगे, बट ये नाम तो फाइनल है बेटा। यानी कि क्विक रेशियो बोले या लिक्विड रेशियो बोले या एसिड टेस्ट रेशियो बोले, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, वेयर एज करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? CA अपॉन CL, करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और सर इस रेशियो का, इस कैटेगरी का, इस सेगमेंट का जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है सर? टू चेक आउट द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी इन पेइंग शॉर्ट टर्म लोन्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे बताना आप सभी, अगर किसी कंपनी की करंट लायबिलिटी 5 लाख रुपीस है। कितने रुपीस है बच्चों? 5 लाख। तो आपका दिल क्या कहता है, करंट असेट्स कितनी होनी चाहिए? बताइए। 10 लाख। वेरी गुड। अगर 10 लाख हैं तो आप क्या कह पाएंगे बेटा? कंपनी इज इन अ फेवरेबल पोजीशन। अब आप में से एक बच्चे का डाउट आ रहा है, सर अगर 9 लाख रुपीस है तो करंट लायबिलिटीज है 5 लाख रुपीस, और सॉरी करंट लायबिलिटीज है कितनी? 5 लाख, और करंट असेट्स कितनी है बच्चों? 9 लाख, 9 लाख रुपए। इज इट ओके? तो रेशियो 2:1 नहीं बनेगा, रेशियो 2:1 नहीं बनेगा। इट मींस हम अगर आपसे कहें बताइए, कमेंट दीजिए, तो आप कह सकते हैं कंपनी इज नॉट इन अ फेवरेबल पोजीशन। कंपनी की फेवरेबल पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, तो एटलीस्ट 2:1 मेंटेन होना चाहिए। और जितना आगे आप कह रहा हूं फ्यूचर में स्टडीज करेंगे, इस चैप्टर को थॉरोली पढ़ेंगे, धीरे धीरे और मजा आएगा। लेकिन रियलिस्टिक लाइफ में मान के चलिए ये रेशियोज कंपनी चेक करती है, बहुत सारी कंपनीज चेक करती हैं, दिस इज द फैक्ट। लेकिन CBSE आपसे क्या कहेगा? सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर दीजिए या कमेंट दीजिए, या इसके पीछे क्या रीजन है। जैसे मैंने आपको रीजन बताया लिक्विडिटी रेशियो का, टू चेक आउट द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी इन पेइंग शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है बच्चों, अब मैं चाहता हूं वापस से थोड़ा बेसिक में आए। हमें देखिए थोड़ा सा कोर्स फास्ट बढ़ाना पड़ेगा, फिर मैं आपको पूरा रिवीजन भी कराऊंगा। आपके पास मिड टर्म का सिलेबस पहुंच चुका है, उसमें ये चैप्टर आ रहा है और फर्स्ट चैप्टर आ रहा है। अगर देखा जाए तो इस चैप्टर को एक बच्चा 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। एक दिन में सारे रेशियोस याद कर ले, हो जाते हैं याद। एक चिट बनानी, एक बड़े पेज की A4 साइज की चिट बनानी है। उस पे चिट मतलब चिटिंग के हिसाब से नहीं, चिट पे आपको सारे रेशियोस का फॉर्मूला लिखना है। और फॉर्मूला चेक कर लो, टोटल कितने हैं? 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। मैं आपको बता दूं ये आज से कुछ साल पहले 20 के आसपास थे, 20। तो यू शुड बी थैंकफुल टू बोर्ड, CBSE RBSE जो भी बोर्ड है, आप मैक्सिमम 15-16 रह गए, बट फ्यूचर में आपको ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, राइट बेटा। चलिए, और क्या रीजन है, और क्या रीजन है सर इस चैप्टर का? इट इज हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है, फ्यूचर का पूर्वानुमान लगाना, इन द सेम मैनर इट इज हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग एज by which a company can prepare the plan for future। अब अगर मान लीजिए सेल्स कम हो रही है, डेटर्स पैसे डुबा रहे हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं, इन सब चीजों से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? अलग अलग सेगमेंट के रेशियोज चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए है, कंपनी कैन मेक एस्टिमेशन अबाउट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। अब मान लीजिए एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो कंपनी को पता चल जाएगा अब हम बर्बाद हो रहे हैं, तभी तो रेशियो के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं बेटा आप। 5 साल पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 50% था, फिर 40 हुआ, फिर 25 रह गया, फिर 15 रह गया, अब 5 रह गया। कंपनी डिसाइड कर लेगी भैया भग जाओ, बंद कर दो, या फिर कुछ नया स्ट्रेटेजी लाओ। सिंपल। रिलायंस ने किया, कितनी सारी कंपनीज ने किया, जियो लॉन्च किया, तभी तो ब्रांड एक्सटेंशन होता है, तभी तो एक नया मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, ताकि अगर पुराने ब्रांड से, पुराने प्रोडक्ट से सेल डिक्रीज हो रही है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं, तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करो और प्रॉफिट को इंक्रीज कर लो। जी पॉइंट चेक कीजिए। By calculating various ratios, a company can do effective control on various parameters। Sales है, purchase है, expenses है, expenses में भी direct expenses है, indirect expenses है, right बेटा?
ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज हमने अभी तक केवल एक ही सेगमेंट चेक किया है। द नेम ऑफ दैट सेगमेंट इज लिक्विडिटी रेशियोज। देखिए, लिक्विडिटी रेशियो और नीचे लिक्विड रेशियो दिख रहा है, देयर इज अ डिफरेंस। लिक्विडिटी तो एक सेगमेंट आ गया, पहला 4 सेगमेंट है इस चैप्टर के। पहला है लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियोज, तीसरा है एक्टिविटी रेशियोज और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर 1 मिनट में मैं आपको सॉल्वेंसी रेशियो का डिस्क्रिप्शन दूं तो मैं क्या दे सकता हूं डिस्क्रिप्शन? टू चेक द कैपेबिलिटी, to check out the capability of a company in paying long-term loans, in paying long-term loans। यानी कि यहां पर बात लॉन्ग टर्म से रिलेटेड चल रही है कि एक कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को पे करने में किस हद तक कैपेबल है। बेटा कितना शानदार है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। देखिए, मैं सीधा नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, फिर वापस से ऊपर प्रोसीड करूंगा। Students, before we proceed further, we should know the basics about these terms. Then with the help of formulas, we can easily calculate the various ratios. पहला क्या दिख रहा है आपको वर्ड? करंट असेट्स। अब 11th में भी पढ़ा था, 12th में भी पढ़ा था। The asset which can be converted into cash within a short term period, within 12 months, also provides short term benefits known as current assets. अब आप सबके सामने एग्जांपल्स, रिवीजन ऑफ 11th क्लास। कैश करंट असेट में आता है, बैंक करंट असेट में आता है, ट्रेड रिसीवेबल। बच्चा कंफ्यूज होगा, बी केयरफुल। ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल का कंपोजिशन, दोनों को मिला के टीआर कहते हैं, टीआर। ठीक है, टीआर। और आपको इस चैप्टर में एक फॉर्मूला भी दिखने वाला है, टीआर। ये देखिए बेटा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो दिख रहा है आपको बीच में, इसको हम टीआर कहते हैं क्योंकि डेटर्स का नया नाम आ चुका है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को मिलाकर ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डेटर्स क्या नाम दिखेगा आपको? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी। हम कौन सा एक दिन में चैप्टर खत्म कर रहे हैं बेटा। आइए, करंट असेट में क्या क्या एग्जांपल्स दिख रहे हैं? कैश हो गया, बैंक हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री। अब देखो कितनी खास बात है बेटा। इन्वेंट्री मतलब क्या? इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री लेनी है जिसमें लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स शामिल नहीं होने चाहिए। यानी सोचिए, जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो कंपनी इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स। सीधी सी बात है, इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट। और इन्वेंट्री के अंदर कंपनी लूज टूल्स भी ले लेती है। भाई इन्वेंट्री को इधर उधर लेके जाना है, स्टोर्स है, स्पेयर पार्ट्स हैं, तो कंपनी इसको इन्वेंट्री में लेती है। बट वाइल कैलकुलेटिंग रेशियो एनालिसिस, बट वाइल कैलकुलेटिंग करंट असेट्स, कंपनी इन्वेंट्री में लूज टूल्स और को शामिल नहीं करती। अगर आपने कर लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दैट्स इट। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है इन्वेंट्री 2 लाख रुपीस, इन्वेंट्री 2 लाख, इट इज योर करंट असेट। लेकिन अगर लिखा हुआ आ जाए इन्वेंट्री 2 लाख ब्रैकेट में इंक्लूडिंग लूज टूल्स ऑफ 20,000, इंक्लूडिंग लूज टूल्स ऑफ 20,000, हटा दो। सर ऐसा क्यों? कंपनी अपना इंटरनल एनालिसिस कर रही है और कंपनी कह रही है देखिए लूज टूल्स वगैरह तो हमारे पास पड़े रहते हैं, ठीक है, हम बैलेंस शीट में इसको करंट असेट के सेगमेंट में दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम करंट असेट की बात करें या रेशियो एनालिसिस चैप्टर की बात करें, यहां पर इन्वेंट्री कौन सी लेनी है? एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में बातें सेट हो जाएंगी बेटा। 2-3 बार चेकआउट करना पड़ेगा, देन ऑटोमेटिकली यू विल फील इजी। आगे चलते हैं बेटा। शॉर्ट टर्म लोन्स अगर दे रखे हैं, दे भी तो सकते हैं, लेते हैं, दे भी तो सकते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस भी बोल सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म है। आपने मार्केट में लोन दिया, अगर शॉर्ट टर्म करंट असेट का पार्ट है। अक्रूड इनकम, द इनकम व्हिच वी हैव अर्न्ड, बट पैसा ईयर के एंड तक नहीं मिला। प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्पेशली एक वर्ड एडवांस टैक्स। अगर कंपनी ने एडवांस टैक्स दे दिया गलती से, कोइंसिडेंटली, जैसे भी नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी से टैक्स का एडवांस दे दिया, वो भी करंट असेट है। लेकिन अब एक लास्ट लाइन जो लिखी है, अगेन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या लिखा है बच्चों? while calculating current ratio it should be debtors, it बोले तो debtors should be after deducting PVD. अब बच्चा कह रहा है सर ये क्या लिख दिया आपने, लास्ट लाइन तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही. while calculating current ratio debtors should be after deducting PVD. ये देखिए आपके सामने बैलेंस शीट बनी है. देखिए आप सभी ने बैलेंस शीट, मैं सिंपल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना. मैंने यहां पे लिखा डेटर्स 50,000 रुपीज. याद है 11th में भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मींस वो पैसे जो आपके डूब सकते हैं आप पहले से प्रोविजन बना लेते हैं. सपोज ये 5,000 रुपीज और आउटर कॉलम में डेटर्स का आंसर है 45 और असेट्स भी हैं और इधर करंट लायबिलिटीज भी. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, एक आम बच्चा जो एक मैंगो स्टूडेंट है वो परेशान हो रहा है कि सर हम है ना कौन से डेटर्स लेंगे, 50,000 की वैल्यू लें या 45,000. इट्स अ बिग डील सर, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. तो आप में से कोई बताना चाहेगा नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कौन सा लेना चाहिए? बताइए बच्चों. यस, अभी अभी ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है. 45,000. 45,000 is the right answer. 45,000 is the right answer. बिल्कुल सही है. मतलब अगर आप ये बात भूल गए, आप में से एक बच्चा कंफ्यूज हुआ, वो कह रहा है सर डेटर्स तो 50 है. ना ना ना, नेट एनालिसिस करने के लिए हमें कौन से एसेट्स लेनी है, कौन से डेटर्स लेने हैं, फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है आउटर कॉलम. लेकिन अभी से एक बात बता दो, टेंशन मत लेना. एक टीआर वाला रेशो है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, डेटर्स के ऊपर बेस्ड है. यहां पर डेटर्स पता है कौन सा लेते हैं? जो ग्रॉस वाले, मतलब 50,000 वाले. आप सोचिए अब ये चीजें क्या है, बच्चा जब एक शॉर्ट में एक चिट बना लेता है, एक छोटी सी पर्ची एक पेज की A4 साइज की, और उसे अपने रूम की वॉल पे, अपने रजिस्टर के मेन पेज पे कहीं पेस्ट कर लेता है, वो बच्चा कभी कभी देखता रहेगा, हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार बच्चे के दिमाग में याद हो जाए. दावे के साथ कह रहा हूं, आप में से कोई बच्चा इस चीज पे आर्ग्यू नहीं कर सकता. अगर आपने कहीं पे रख लिया उसको, सारे रेशियोज एक साथ लिखकर और विद मेन की पॉइंट्स, आप रेशियो नहीं भूलेंगे. और इस रेशियो का बेनिफिट सुन लो, इंटरनल जो आपका एग्जाम होगा, 6 मार्क्स का रिटन पेपर होगा, सीबीएसई की कॉपीज पे होता है, ओटीक्यू नहीं होगा. प्रैक्टिकल में जो 10 मार्क्स है उसमें से 6 नंबर का रेशियो के 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, हर साल आते हैं. अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, करंट वाले सीनियर से मत पूछना, उनसे पुराने वाले सीनियर से. राइट बेटा? चलिए, करंट एसेट मैंने आपको बताया, एक बार आपको भी रीड करना पड़ेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट लायबिलिटीज? Sir, the liability which a firm, a company have to pay in a short-term period within 12 months, known as current liabilities. इसकी भी एग्जांपल पढ़ते हैं जल्दी से. ट्रेड पेबल है, प्रोविजन फॉर टैक्स. सर अब ये क्या चीज है प्रोविजन फॉर टैक्स? अरे बेटा, अगर कंपनी की बात करें, हर साल टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसके लिए चाहे तो कंपनी पहले से क्या बना सकती है? प्रोविजन. क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है एज पर विच कंसेप्ट, एज पर विच अकाउंटिंग कंसेप्ट? कोई बताना चाहेगा? प्रोविजन Convention of the prudence. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑब्लिक प्रूडेंस ये कहता है, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में वी नीड सम फंड्स, हमें पैसे की आवश्यकता हो सकती है, तो क्यों ना उसके लिए पहले से प्रोविजन बना लिया जाए. राइट बच्चों, वेरी गुड. शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, अर्न ऑन इनकम भी कह सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस भी कह सकते हैं, अनक्लेम डिविडेंड, किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला ही नहीं, उसका अकाउंट नंबर गलत दे दिया था उसने, या कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसने अभी तक क्लेम ही नहीं किया, तो ये देना तो पड़ेगा कंपनी को, आज नहीं तो कल. अब आप में से कोई बच्चा कहे पता है सर, या मान लीजिए शिवेंद्र कह रहा है वेदांश से, पता है स्कूल ने मुझसे फीस मांगी ही नहीं, मेरे तो पैसे बच गए. ऐसा थोड़ी ना है, अगर स्कूल भूल भी गया तो वापस अकाउंट्स रिटैली करेगा, आज नहीं तो कल मांग लेगा फीस, सीधी सी बात. तो वो इनडायरेक्टली आपको पे तो करनी है, आपकी लायबिलिटी है, वो कंफर्म्ड है. ठीक है. और एज वेल एज बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आपकी करंट लायबिलिटीज है. अब बच्चों मजेदार बात पता है क्या है? आप में से एक इंटेलिजेंट बच्चा सोचेगा, सुनना ध्यान से, सर ये तो मुझे मैक्सिमम याद है सब कुछ,
सर करंट एसेट करंट लायबिलिटीज आ गया समझ में, याद हो गया। बट द थिंग इज दैट आपको इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है बच्चों। सर क्यों, फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो? इनमें से तो आ सकता है, लेकिन जो इससे भी ज्यादा आने का चांस है वो मैंने एक रफ, एक आइडियल आपके लिए एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया है, जरा देखिए। क्या आप सभी को ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिख रहा है? जल्दी से देखिए और मुझे बताइए बेटा, क्या आपको एक बॉक्स के अंदर ये दिख रहा है बेटा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन? ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस बच्चों बताइए, यस ऑल ऑफ यू। देखो सो जाते हैं हमारे बच्चे, बार बार सो जाते हैं। यस यस सर। सर। चलिए थैंक यू बेटा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, किसी भी बुक में, किसी भी बुक में, किसी भी बुक, यस बच्चों, किसी भी बुक में आपको इस टाइप का डायग्राम नहीं दिखेगा। आई एम श्योर फॉर दैट, आई कैन गिव यू गारंटी। मैंने इसलिए बनाया, ये डमी फॉर्मेट है, दिस इज नॉट द एक्चुअल फॉर्मेट, लेकिन ये फॉर्मेट अगर आप में से कोई बच्चा सीख गया तो कई सारे रेशियोज में आपको हेल्प मिलने वाली है, ये बात कंफर्म है। आप कहीं ना कहीं मन में मुझे थैंक यू भी बोलेंगे लेटर ऑन, जब आप इसको अप्लाई करना सीख जाएंगे। और ये कंफर्म है कि इसमें से आपको 100% 1 2 3 4 कितने भी नंबर के क्वेश्चंस दिख सकते हैं, ये कई सारे अलग अलग रेशियोज में हेल्प करता है। मैंने ये रफ फॉर्मेट ओल्ड वर्जन के हिसाब से रफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, ठीक है? आपको दिख रहा है टोटल ऑफ असेट, असेट में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों? सर नंबर 1 नॉन करंट असेट, इन्वेस्टमेंट भी कभी कभार दिख जाता है सर, एंड द लास्ट वन इज करंट असेट्स, राइट? ये असेट खत्म, कितनी चीजें दिखी असेट में? मतलब मैं बच्चों को आपको कई क्वेश्चंस इस डायग्राम से कराऊंगा, और इस साल तो बेटा ये डायग्राम बहुत ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आंसर। अब आप इसको शॉर्ट में कैसे भी करो चलेगा ना बेटा। तो असेट साइड में कितनी चीजें दिख रही हैं आपको? मैक्स टू मैक्स 3, और वैसे 2 ही दिखती है, नॉन करंट असेट, करंट असेट, राइट? अब होगा क्या, ये एक सुडोको गेम की तरह, इनमें से कुछ गिवन होगा, कुछ गिवन नहीं होगा, कुछ गिवन होगा, कुछ गिवन नहीं होगा। आपको अपना दिमाग अप्लाई करना होगा और इसमें से आपको आंसर निकालना होगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट टाइम। लायबिलिटी साइड में देखिए, मैंने सबसे ऊपर ऊपर लिख दिया इक्विटी, जिसे हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, जिसमें CACL डायरेक्टली नहीं दे रखा, इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में से कुछ टर्म्स दे रखे, तो अगर आपने ये फॉर्मेट बना लिया रफ में 8-10 बार, आप भूलोगे नहीं बेटा, ये कंफर्म, आप नहीं भूलोगे। तो लायबिलिटी साइड में आए, जिसमें लिखा है नीचे नीचे हेडिंग, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, 3 हेडिंग्स हैं और तीनों के तीनों कंफर्म है, बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्या दिख रहा है सर? इक्विटी, जिसे हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, जनता का पैसा भी कहते हैं सर। नंबर 2 डेट्स, डेट्स यहां पर क्या शो कर रहा है? लॉन्ग टर्म डेट्स, या फिर आप इसे नॉन करंट लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। और लास्ट में क्या दिख रहा है? करंट लायबिलिटीज। यानी कि अगर आपने ये डायग्राम याद कर लिया और इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, यू विल एंजॉय बेटा, यू विल एंजॉय। आप कहेंगे सर बहुत मजा आ रहा है। सर कैसे सर? समझ में नहीं आया सर, कहानी समझ में नहीं आई। क्या मैं एक प्रैक्टिकल इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लूं आप सभी के सामने? वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट, जल्दी से आइए, इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा, आइए जल्दी से। आई विश आपके इस क्वेश्चंस के सेट में दिख जाए, नहीं है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं आपकी बुक ओपन करता हूं, DK गोयल से एक क्वेश्चन लेता हूं जल्दी से, थोड़ा सा समय हमारे पास पड़ा है बेटा, जल्दी से चेक करते हैं एक क्वेश्चन। आइए बच्चों, एक वर्ड, एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। चलिए, मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। सुनना, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पता है बच्चों? कैलकुलेट करंट रेशियो।
कोई फॉर्मूला बताएगा बेटा जल्दी से, व्हाट इज द फॉर्मूला? यस बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, बताइए। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वाओ, बच्चा कहता है सर फॉर्मूला तो याद हो गया। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। नंबर 1 दे रहा है क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल विच इज 4,80,000। डरना मत बेटा, मैं सबको कह रहा हूं जो बच्चे मासूम बच्चे हैं कि सर ये तो आपने डरा दिया। सेकेंड वर्ड, ट्रेड पेबल दे रखा है बच्चों, एंड इट इज ₹2 लाख। और नंबर थर्ड दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। नंबर थर्ड दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इट इज 40,000 रुपीज। अब बच्चा कह रहा है सर आपने तो मुझे डरा ही दिया। बताओ, सीआर का फॉर्मूला तो सबको पता है, सीए अपॉन सीएल। क्या हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे इजीली? क्या ये क्वेश्चन इजी है? द आंसर इज सर यस इजी है, बट ट्रिकी है। और ट्रिकी क्वेश्चंस ही तो मिलेंगे आपको बोर्ड में, सिंपल सोबर क्वेश्चंस क्यों मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो सर कैसे करें? देखिए, ये तो हमें पता है कि ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट को अगर हम ऐड ऑन कर दें तो उसे क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटी कहेंगे सर, बिल्कुल। तो करंट लायबिलिटी का आंसर कितना आएगा बच्चों, बताइए जल्दी से। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ करंट लायबिलिटीज? 2,40,000। वेरी गुड सर, ये तो इजी है सर। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। और कुछ तो नहीं दे रखा? नहीं दे रखा सर। आइए, अब क्या आपने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्किंग कैपिटल का? हम पढ़ाते हैं बच्चों को एवरी ईयर बेटा, अभी भी 11th वालों को मैंने पढ़ा दिया ये। क्या किसी को पता है फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक आम बच्चा कहता है सर ये तो गलत है सर, मेरे को सर करंट असेट पूछ लो सारी याद है सर, करंट लायबिलिटीज पूछ लो सारी याद है। ऐसा नहीं चलता, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल गिवन है 480, करंट असेट्स पता नहीं है, कोई बात नहीं, घबराते क्यों? माइनस करंट लायबिलिटीज 240, ये लो मिल गया हमें करंट असेट्स। जो माइनस का 240 है दूसरी साइड में भेज दो, प्लस का 240 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 720। बट ये आंसर नहीं आया, ये करंट असेट आया, राइट? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो? सर सीए अपॉन सीएल। सीए अभी अभी कैलकुलेट किया 720, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीएल? सर ये तो गिवन ही था 240, आंसर बना 3:1। ठीक है सर, फेवरेबल है, आ गया आंसर। कल इसको और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। मेरा सजेशन है जितना भी इस फाइल के अंदर कंटेंट है सब कुछ आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना बेटा। अगर आप चाहते हो 12 मार्क्स या 10 मार्क्स जितने भी मार्क्स का चैप्टर है, कंफर्मेशन चाहिए, बेस्ट मार्क्स चाहिए, कुछ मत छोड़ना, कुछ मत छोड़ना बच्चों, ठीक है? बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप प्रैक्टिस।